जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये जो वीडियो है ये पॉलिटी का माइंड मैप वाला वीडियो है। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और इस वीडियो में जो भी चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसके जो है वो आप माइंड मैप्स बनाते चलिए, नोट्स जो है वो बनाते चलिए। और आपको अगर हमारा पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जो कि हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी। प्लस साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट्स वगैरह पूरी क्लासेस की हमारी वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये पॉलिटी का टॉपिक है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आपको जनरल स्टडीज के लेक्चर्स चाहिए, तो वो भी जो है वो हमारी एप्लीकेशन पर जो है वो अवेलेबल है, जहां से आप जो है वो ले सकते हैं, पूरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, लेक्चर्स को जो है वो ले सकते हैं। और अगर बाई चांस कोई आपको समस्या आती है तो यहाँ पर नंबर शायद दे रखा होगा, इसमें तो रिक्वेस्ट कॉल बैक आ रहा है। ये एप्लीकेशन ही मैंने ओपन कर रखी है। आप एक नंबर जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, 9713282838 ये नंबर है। और इसके अलावा एक और नंबर है 9713283811, जो कि डिस्क्रिप्शन पर आपको जो है वो मिल जाएगा, राइट। और इसके थ्रू जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको समस्या आ रही है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो राइट। और व्हाट्सएप आप पहले करिएगा, अगर बाई चांस फोन रिसीव नहीं होता तो व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, लाइक का बटन हिट करिए और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। और बाकी हमारी क्लासेस जो होती हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो अवेलेबल रहती हैं। हमारे नोट्स जो रहते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो आपके लिए अवेलेबल जो है वो रहते हैं, राइट। अभी इसमें ये मेरे ख्याल से वेब वर्जन है, इसलिए थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल्स जो है वो दिखा नहीं रहा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स दिखाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऐप स्टोर के थ्रू भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर के थ्रू भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, अभी आप लेक्चर जो है वो एंजॉय करिए, लाइक का बटन हिट करिए, शेयर जरूर करिएगा। और जो भी चीज आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हम हिंदी में भी जो है वो पूरी चीज कवर कराते हैं हमारी रेगुलर क्लासेस के दौरान, जो हमारी एप्लीकेशन पर कंडक्ट की जाती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमीशंस ऑन स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि स्टेट को बनाने के लिए कौन से कमीशंस हम लोग को देखने को मिले हैं। तो ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धार कमीशन ने जो है वो, ये धार कमीशन 1948 का हमें देखने को मिला था। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था ये, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, यानी कि प्रोविंस जो भी होंगी उनको लैंग्वेज के आधार पर जो है वो तैयार करना है, क्रिएट करना है। तो इसके चेयरमैन थे एस के धार, इसलिए इसको धार कमीशन नाम दिया गया, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट जो है वो बनाई जाएंगी। एंड रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। यानी कि अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ठीक है। अब आप जो है हिंदी भाषा में जो है वो आप कंफर्टेबल हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपको साउथ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए, राइट, कि साउथ इंडिया में आपको अपॉइंट कर दिया जाए। वहाँ पर जो भाषा जो चल रही है वो, जैसे मान लेते हैं कि तमिल, कि वहाँ पर तमिल जो है वो भाषा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो आपको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। तेलुगु भाषा में आप स्टेट में आपको अपॉइंट कर दिया गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से प्रशासन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो है ये चीज़ की गई थी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को जो है वो हम लोग बनाएंगे, या लैंग्वेज के आधार पर प्रोविंसेस को जो है वो तैयार करेंगे। तो ये लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन था 1948 का, धार कमीशन। फिर एक JVP कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी थी 1948 की। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सेम चीज़ की लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है वो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना। इसके मेंबर्स हम लोग को जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया देखने को मिल रहे थे, इसलिए JVP कमेटी थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, JVP कमेटी के मेंबर्स बताओ। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी, सीतारमैया। और इस रिपोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि स्टेट्स को जो है वो ये नहीं करना, यानी कि लिंग्विस्टिक आधार पर जो है वो स्टेट्स को बनाया ना जाए। तो इसकी रिपोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि स्टेट फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि इसने जो रिपोर्ट तैयार करी थी वो रिजेक्ट हो गई थी, राइट। फिर फैजल अली कमीशन हम लोग को देखने को मिलती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी 1953 की, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मेंबर फैजल अली थे जो चेयरमैन थे, फिर KM पनीकर और HN कुंजरू। तो इसके मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब इसने एक्सेप्ट किया कि स्टेट को जो है वो लिंग्विस्टिक आधार पर बनाया जाए, और बट लिंग्विस्टिक आधार जो है वो सिर्फ एक लौता फैक्टर स्टेट को बनाने का नहीं होना चाहिए। इससे सजेस्ट किया कि जितने भी चारों पार्ट्स जो हैं स्टेट्स को जो क्लासीफाई किया गया, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में, ये चारों जो क्लासिफिकेशन है स्टेट के उसको हटा दो। और इन्होंने सजेस्ट किया कि 16 स्टेट बनाओ और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जो सेंटर जो है वो जिसको एडमिनिस्टर करे। तो 16 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी को बनाने का इन्होंने सजेशन दिया था फजल अली कमीशन ने। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
अब ये जो टॉपिक है सिटीजनशिप पार्ट 2 का, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो आर्टिकल 5 हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कब मिलेगी, 3 चीज़ों के आधार पर, या तो उसका इंडिया में जो है वो जन्म हुआ हो, या उसके पेरेंट्स का जो है वो इंडियन टेरिटरी में जन्म हुआ हो, या फिर एक व्यक्ति ऑर्डिनरली रेसिडेंट है इंडिया के अंदर कम से कम 5 सालों के लिए। तो ये ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता क्या है, पहले मैं आप लोग को इस चीज़ को समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखी हुई है, अगर रिसाइडेड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, यानी कि जिस समय वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, उससे जस्ट 12 महीने पहले उसका इंडिया में रहना ज़रूरी है। कंटिन्यूस 12 महीने तक इंडिया में उसका रहना ज़रूरी है, यानी कि 1 ईयर तक इंडिया में उसका रहना ज़रूरी है। सेकेंड, रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 8 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 months फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 years। मतलब कि दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि 12 महीने से पहले 8 सालों तक उसका इंडिया में रहना ज़रूरी है, यानी कि 12 महीने तो कंटिन्यूस इंडिया में रहना ज़रूरी है, उससे पहले 8 साल और कम से कम 6 साल। तो हम लोग को 3 क्लॉज देखने को मिल रहे हैं, 5 years, 8 years और 6 years का क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी वो एप्लीकेशन फाइल करे तो एक ऑर्डिनरली रेसिडेंट एप्लीकेशन फाइल करने से जस्ट 12 महीने पहले इंडिया में रह रहा हो, राइट, कम से कम 5 सालों के पीरियड के लिए। वो अलग अलग क्लॉजेज हम लोग को देखने को मिलते हैं, 5 years, 8 years और 6 years का क्लॉज, यानी कि मिनिमम 6 years तो वो उसका बेसिकली एंगेजमेंट इंडिया के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ देखकर जो है वो उसको रजिस्ट्रेशन के आधार पर सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ये आर्टिकल 5 के अंदर एक बेसिक तरीके से कि कैसे हम सिटीजनशिप देंगे वो डिफाइन किया। मतलब आपको 3 तरीके दिख गए, एक बर्थ के आधार पर, उसके पेरेंट्स के बर्थ के आधार पर, और उसको रजिस्ट्रेशन के आधार पर, यानी कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट एक क्लॉज है रजिस्ट्रेशन का जिसको आपको ध्यान में रखना है। और क्या होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, वो आपको आई होप समझ में आ गया है कि एप्लीकेशन फाइल करने के जस्ट 12 months पहले तक इंडिया में रहना ज़रूरी है, और 8 years तक उससे पहले, 12 months से पहले 8 years और कम से कम 6 साल, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को जो है वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट की डेफिनेशन में जो है वो देखने को मिलती है। फिर आर्टिकल 6 जो है वो क्या कहता है, अब ये चीज़ ध्यान में रखना, एक कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया हो, राइट, उसको सिटीजनशिप कब मिलेगी, वो या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इनका जन्म इंडिया में होना ज़रूरी है, या तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया के अंदर आ गया हो और एज अ ऑर्डिनरली रेसिडेंट के तौर पर जो है वो रह रहा हो, राइट। फिर अगर वो इंडिया पे आया है 19 जुलाई 1948 के बाद और उसने अगर अपने आप को सिटीजन के तौर पर रजिस्टर किया है गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने, तो उस पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को जो है वो इंडियन सिटीजनशिप हम ऑफर करेंगे। तो ये आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 जो है वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर वो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आया हो 1 मार्च 1947 के बाद। इस आधार पर फिर ऑब्वियस ही बात है कि रजिस्ट्रेशन अगर वो करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर तो दे दी जाती है। फिर आर्टिकल 8 की बात करते हैं, एक व्यक्ति अगर ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, राइट, किसी भी कंट्री में इंडिया के बाहर, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी कि जब वो इंडियन सिटीजन के तौर पर जो है वो रजिस्टर करेगा कंसुलेट के पास या डिप्लोमेटिक ऑफिसर के पास। जैसे कि आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज जब ऑप्ट करोगे, यानी कि यूपीएससी में आपको पता है कि आप जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी ऑप्ट कर सकते हो, मतलब कि फॉरेन में जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, मतलब कि वहाँ की एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में आप बैठोगे। तो उस दौरान अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और उसको अगर इंडियन सिटीजनशिप के लिए आपके पास रजिस्टर करता है, तो उसके थ्रू भी जो है वो उसको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये आर्टिकल 8 हो गया। आर्टिकल 9, एक व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन जो है वो नहीं होगा अगर वो खुद ब खुद किसी, मतलब अपनी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो त्याग देता है, यानी कि दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप जैसी उसने ले ली तो वो तुरंत अपनी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो खो देगा। तो ये आर्टिकल 9 जो है वो कहता है, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोविजन आर्टिकल 9 का, कि किसी व्यक्ति ने फॉरेन कंट्री की जैसी सिटीजनशिप ली ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप जो है वो उसकी चली जाएगी। आर्टिकल 10 की बात करें तो हर एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन होगा पार्लियामेंट के कानून के थ्रू, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन जो है वो बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति के इंडियन सिटीजनशिप या इन जनरल सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए या सिटीजनशिप देने के लिए, या कोई भी मैटर सिटीजनशिप से रिलेटेड होता है तो पार्लियामेंट के पास पूरी शक्ति है उस पर कानून बनाने की। फिर अब देखो ये वाले फैक्ट्स जो मैं आपको 5 फैक्ट्स बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के, कि एक व्यक्ति को बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप दे दी जाती है,
एक व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाती है, यानी कि कुछ क्लॉजेस के थ्रू, कुछ रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया के अंदर शामिल हुई है तो उस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं उसको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। एक व्यक्ति के पेरेंट्स के आधार पर, ग्रैंड पेरेंट्स के आधार पर उसको सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है, राइट, डिसेंट के आधार पर। और एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। बर्थ, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन, ये 5 चीज़ के आधार पर हम सिटीजनशिप देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बर्थ से। एक व्यक्ति या फिर हर एक व्यक्ति जो इंडियन सिटीजनशिप चाहता है तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है, अगर उसका जन्म बर्थ के आधार पर अगर उसका जन्म होता है 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, तो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी व्यक्ति इंडिया की ज़मीन पर जन्म लिए हैं उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप हमने दी है। एक व्यक्ति जिनका जन्म जो होता है 1 जुलाई 1987 के बाद बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले, तब उस दौरान देखा जाता है कि उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। और इसके अलावा जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद होता है तो ये देखा जाता है कि उसके दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए और दोनों में से कोई एक पेरेंट जो होना चाहिए वो इलीगल माइग्रेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराती है। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में किसी का भी जन्म हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन यानी कि इंडिया की ज़मीन में हुआ है जन्म, तो वो इंडियन सिटीजन जो है वो कहलाएगा, राइट, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले हुआ है तो उस समय ये देखा जाता है कि उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए उसके बर्थ के समय पर। और तीसरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद लागू होने के बाद जिस किसी का भी जन्म इंडिया की ज़मीन पर होता है तो उसके दोनों पेरेंट्स का इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, तब जाकर बर्थ के आधार पर उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक व्यक्ति को कब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? अगर उसका कोई भी पेरेंट फॉरेन डिप्लोमेट है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करके आप जब जो है वो दूसरी कंट्री की एम्बेसी में जाते हो तो वैसे ही फॉरेनर्स की एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर है, आपको पता है, आप कभी न्यू दिल्ली विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसीज जो है वो आपको दिखाई देती हैं। तो अब ये लोग जो आए हुए हैं, राइट, तो ये फॉरेन डिप्लोमेट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब यहाँ पर आए हैं तो उनका बच्चा भी जो है वो उनके साथ आया हो या फिर उनकी वाइफ उनके साथ आई और उसके बच्चे का जन्म वहाँ पर हो गया हो, तब इस हालात में, इस कंडीशन में उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो हमारी एनिमी कंट्री है, जो एनिमी एलियंस है हमारे, वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट कि कौन सी कंट्री हमारी एनिमी एलियन है, जैसे पाकिस्तान एग्जाम्पल, तो उसके जो बच्चे हैं तो उनको जो है वो बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप जो है वो नहीं दी जाएगी। तो बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप देने के ये क्लॉजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अब नेचुरलाइजेशन के थ्रू, अब इसमें सबसे बेस्ट क्लॉज पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति कोई अच्छी पोजीशन पर है, जैसे साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोसेस में काम कर रहा है तो हम उसको सिटीजनशिप ऑफर कर देंगे, राइट। सेकंड, एक व्यक्ति यानी कि जो हमारा 3rd शेड्यूल है उसके प्रोविजंस में अगर क्वालिफाई करता है, यानी कि वही रजिस्ट्रेशन वगैरह के थ्रू क्वालिफाई करता है तो हम उसको जो है वो सिटीजनशिप दे देंगे। एक व्यक्ति जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो हम उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि एक प्रोसेस है कि भाई इन सब एरियाज़ पर मौजूद जो व्यक्ति हैं तो उनको सिटीजनशिप जो है वो ऑफर कर दी जाएगी। अब सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि कोई कंट्री, जैसे कि किसी कंट्री के किसी एरिया को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे इंडिया है उसने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर दी, यानी कि कोई दूसरी कंट्री की टेरिटरी हमारी कंट्री में शामिल होना चाहती है या फिर हमने उस कंट्री की टेरिटरी को अपने अंडर शामिल कर लिया, तो वहाँ पर रहने वाले जो भी लोग जो होंगे वो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो उनको मिल जाएगी। अब डिसेंट के थ्रू, यानी कि उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट के थ्रू, अगर एक व्यक्ति जिसका जन्म इंडिया के बाहर होता है तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से के बाद हुआ हो और 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो, तो उसमें यह देखा जाता है कि उसके फादर इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। सेकंड, एक व्यक्ति जिसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ हो 10 दिसंबर 1992 के बाद, तो उसमें देखा जाता है कि उसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए उसके जन्म के समय पर, राइट। तो पहला क्लॉज सिर्फ फादर पर फोकस करता है कि फादर होना चाहिए इंडियन सिटीजन, और दूसरा क्लॉज कि उस दोनों में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन है उसके पेरेंट, तो उस बच्चे को, यानी कि उसका जन्म अगर बाहर हुआ है तो उस बच्चे को भी सिटीजनशिप हम ऑफर कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे सिटीजनशिप मिलती है? एक PIO, यानी कि PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडिया
मतलब किसी भी कंट्री में रह रहा है, यानी कि PIO वाला व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो रह रहा है अनडिवाइडेड इंडिया के, तो उसको सिटीजनशिप ऑफर दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। एक व्यक्ति PIO जो है वो इंडिया के अंदर 7 ईयर्स तक रहा हो, तब वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो है वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, उसको इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो मिल जाएगी। एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई हो, मैरिड हुई हो, इंडियन सिटीजन से, और वो 7 ईयर्स तक इंडिया में रह रहा हो, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर कोई इंडियन सिटीजन का माइनर बच्चा हो, यानी कि 18 साल से कम की उम्र का बच्चा हो, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक व्यक्ति जो 18+ का हो, अडल्ट का हो, राइट, और उसके पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन्स हैं तो उसको मिल जाएगी। एक व्यक्ति उसके ईदर ऑफ पेरेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर सिटीजन हुए हो पहले, और वो व्यक्ति एटलीस्ट 1 साल तक इंडिया में रहा हो, तो उस व्यक्ति को जो है वो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक व्यक्ति जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का, जिसके पास जो है वो कार्ड हो 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों के लिए OCI का कार्ड हो, और इंडिया के अंदर 1 साल के लिए वो रह रहा हो, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो हम लोग दे देंगे। जैसे कि 5 ईयर्स का जो क्लॉज जो था ना, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए है और OCI का कार्ड उसका बना हुआ है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो क्या कहता है, तो ये कानून जो है वो प्रोवाइड कराता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इस कानून को जो है वो 4 नहीं 5 बार अमेंड किया गया है, 1986, 1992, 2003, 2005 और अभी लेटेस्ट 2019 वाला। फिर एक व्यक्ति को बर्थ के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि इस 5 आधार पर सिटीजनशिप मिलेगी, जिसको डिटेल में मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। एक व्यक्ति की सिटीजनशिप कब चली जाएगी, जब वो खुद अपनी सिटीजनशिप त्याग देता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी सिटीजनशिप हम लोग खत्म कर देते हैं, राइट, या उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली छिन जाती है अगर वो किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो ये टर्मिनेशन है सिटीजनशिप का। अब माइनर पर्सन क्या होता है वो आपको पता है, 18 साल से की कम के उम्र का व्यक्ति। इलीगल माइग्रेंट, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसी मतलब बिना किसी वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के जो है वो इंडिया के अंदर एंटर कर गया रेफ्यूजी के तौर पर, तो वो इलीगल माइग्रेंट है। या फिर किसी व्यक्ति का इंडिया के अंदर वीज़ा है, अब वीज़ा का टाइम पीरियड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने का वीज़ा लगा के आया है, अब वो वीज़ा का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो फिर और उसके बाद भी वो यहाँ पर रह रहा है, तो वो इलीगल माइग्रेंट है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का जिसने रजिस्ट्रेशन अपना करवा के रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 7A के तहत। अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंडिया था वो अनडिवाइडेड इंडिया है। और ऑर्डिनरली रेसिडेंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति की सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होगी, कैसे खत्म होगी। तो कुछ चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, रेनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, कि भाई त्याग दी। कोई भी व्यक्ति अगर 18+ की उम्र का है तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खुद ब खुद त्याग कर सकता है, बोल सकता है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो उसने डिक्लेयर कर दिया नहीं चाहिए, तो उसकी सिटीजनशिप हट जाएगी। और ये डिक्लेरेशन जो होना चाहिए वो एक अथॉरिटी के सामने होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर दी कि मुझे नहीं चाहिए इंडियन सिटीजनशिप और त्याग दी गई, नहीं, ऐसा नहीं। अथॉरिटी के पास, यानी कि लीगल तरीके से, राइट। किसी भी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी मतलब वो व्यक्ति अगर किसी दूसरी मतलब हमारा वॉर है किसी कंट्री के साथ और वो व्यक्ति उस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो भी वो व्यक्ति जो है वो अपनी सिटीजनशिप त्याग सकता है। हर एक माइनर बच्चा, जिस व्यक्ति ने सिटीजनशिप अपनी त्यागी है, तो उस माइनर बच्चे की भी सिटीजनशिप हट जाएगी। मतलब एक व्यक्ति, एक पेरेंट है, उसका बच्चा 18 साल से कम की उम्र का है और पेरेंट ने बोला कि मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो उसका बच्चा जो 18 साल से कम की उम्र का है उसकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। और ऐसा बच्चा जो अगेन इंडियन सिटीजनशिप जो है वो इंडियन सिटीजन जो है वो बनना चाहता है, डिक्लेरेशन विद इन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग फुल एज, तो वो व्यक्ति जो है वो बच्चा जो है वो बन सकता है। यानी कि जिसके पेरेंट ने अपनी सिटीजनशिप जो है वो त्यागी है, राइट, फिर उसका बच्चा जब 18+ का होता है और वो अगर डिक्लेयर कर दे कि मुझे सिटीजनशिप जो है वो चाहिए, तो उसको सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी हमारे यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ है। अब टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर के थ्रू जो है वो किसी भी इंडियन सिटीजन की सिटीजनशिप जो है वो हटा सकते हैं, छीन सकते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट नेचुरलाइजेशन का जो होता है वो अगर किसी ने फ्रॉड के थ्रू अपना इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बनवाया और पता लग गया है उसके बारे में, तो उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। सिटीजन जो है उनको बताना पड़ेगा एक एक्ट के थ्रू या स्पीच के थ्रू, राइट, टू बी डिसलॉयल और डिसअफेक्टेड टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने एक्ट्स के थ्रू, अपने कृत्यों के थ्रू या अपने शब्दों के थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट डिसलॉयल है, राइट, तो उस व्यक्ति की सिटीजनशिप हम लोग छीन लेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट छीन लेगी।
अनलॉफुली ट्रेडेड और एंगेज इन एनी बिजनेस टू असिस्ट एन एनिमी ड्यूरिंग द वॉर का समय चल रहा है और उस समय उसने किसी व्यक्ति ने हमारे एनिमी की सहायता करी तो उसकी सिटीजनशिप हम लोग छीन लेंगे, राइट। सिटीजन इज सेंटेंस फॉर 2 years इन एनी कंट्री विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ऑफर करी है और 5 सालों के अंदर सिटीजनशिप ऑफर करने के 5 सालों के अंदर अगर किसको किसी भी कंट्री के अंदर 2 साल की अगर सजा हुई हो तो उसकी सिटीजनशिप हम लोग छीन लेंगे कि ये व्यक्ति सही नहीं है। सिटीजन जो है इंडिया के बाहर रहा हो कंटिन्यूअसली फॉर द पीरियड ऑफ 7 years विदाउट एनी एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पस, यानी कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग एजुकेशन पर्पस के लिए जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते हैं लंबे पीरियड के लिए, बट कोई व्यक्ति बिना किसी एजुकेशन पर्पस या ऑफिशियल पर्पस के लिए इंडिया के बाहर हो लगातार 7 years के पीरियड के लिए तो उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्लॉसेज हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये है सिटीजनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। इनिशियली 7 आर्टिकल्स थे, एट प्रेजेंट 6 आर्टिकल्स हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है और ये पार्ट 12 के अंदर हम लोग को नजर आती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ अक्सर प्रीलिम्स वगैरह में पूछ ली जाती है। अब देखो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि हम लोग स्टेट मतलब राज्यों की जो बात करते हैं ना, वो आर्टिकल 12 के थ्रू राज्य नहीं है, स्टेट इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, इंडियन अथॉरिटी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए स्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब बताया हुआ है कि स्टेट क्या है। आर्टिकल 13 के अंदर जो है वो बताया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने की कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, की कौन से कानून जो होंगे वो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे उसके नीचे हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे उच्च है, सबसे टॉप पर है, तो उसको आर्टिकल 13 में एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल 14 to 19 में राइट टू इक्वलिटी बताया, आर्टिकल 19 to 22 में राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, आर्टिकल 25-28 के अंदर हम लोग को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। आर्टिकल 29-30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, आर्टिकल 33 में पावर है पार्लियामेंट की वो पार्ट 3 को मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 34 की बात करें तो जब भी मार्शल लॉ हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 की बात करें तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ प्रोविजंस हैं पार्ट 3 के जिस पर कानून जो है वो बनाए जा सकते हैं, लागू जो है वो किए जा सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। और चैलेंज भी जो है वो किया जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो एक एक करके पूरी चीज़ों को हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, बट उससे पहले फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टर को आप समझो, क्योंकि ये चीज़ आप समझोगे तब जाकर और क्लैरिटी आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड समझ में आएगी। तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब 100% अधिकार नहीं है, कभी भी स्टेट जो है वो चाहे तो फंडामेंटल राइट को छीन भी सकती है, राइट। स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कोर्ट के स्टैंडर्ड्स पर, राइट। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकती है। आप जैसे बोला जाता है ना कि राइट टू फ्रीडम का मतलब जैसे कि आप बोलते हो ना कि हम अब राइट टू फ्रीडम में हम लोग को देखने को मिलता है कि आप हमारी कंट्री की टेरिटरी में कहीं पर भी मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप क्या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ पर मूव कर सकते हो? नहीं। कोई कॉमन सिटीजन, मतलब आप तो कर लोगे ऑब्वियसली, आप जब ऑफिसर बनोगे, बट कोई कॉमन सिटीजन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ पर मूव नहीं कर सकता, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, 100% राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट नहीं है, मतलब कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो चेंज भी किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के पीरियड में। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, यानी कि लोग बाग जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो, और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, वो जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली वो अप्रोच कर सकते हैं और उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको बोलती है कि आप एक बार हाई कोर्ट पे जो है वो चले जाओ। तो जैसे ही कोई व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको हाई कोर्ट भी रेफर कर सकती है कि एक बार हाई कोर्ट चले जाओ फिर हमारे पास आ जाना। तो ये हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो आप मेंस में भी डायरेक्टली उपयोग कर सकते हो। फिर आर्टिकल 12 द स्टेट जो है वो क्या कहता है
मैंने आपको बताया डेफिनेशन जो है वो इसमें हम लोग को स्टेट की देखने को मिलती है। तो टर्म स्टेट का मतलब ये है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की बात हो रही है तो भी स्टेट शब्द यूज़ होगा, गवर्नमेंट की बात हो रही है तो भी स्टेट शब्द यूज़ होगा। किसी भी राज्य के लेजिस्लेचर या किसी भी राज्य सरकार की बात हो रही है तभी भी स्टेट वर्ड, यानी कि स्टेट वर्ड सभी के लिए उपयोग होता है। सभी लोकल या फिर दूसरी अथॉरिटी, जैसे कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो होगा वो भी स्टेट के तौर पर जो है वो कहलाया जाएगा कि ये स्टेट है। सभी की सभी लोकल और दूसरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तो वो स्टेट की कैटेगरी में जो है वो आएंगी, राइट। फिर आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं। तो लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, तो लॉ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 आर डीम्ड टू बी वॉइड, राइट। इसका मतलब जो है वो क्या हुआ कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जैसे होता है ना कि कोई पर्टिकुलर कानून सरकार ने जो है वो पास किया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर देती कि ये गलत है, मतलब इस कानून को जो है वो हटाओ क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो उसको प्रायोरिटी जो है वो दी हुई है। बात समझ में आई ये वाली कि नहीं आई, कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा हो या फंडामेंटल राइट्स की तरह, मतलब कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो तो वो कानून जो होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। कोई भी कानून स्टेट के द्वारा बनाया जाता है विच टेक्स अवे और अब्रिज द राइट्स अंडर पार्ट 3 आर वॉइड, तो कोई भी कानून अगर स्टेट बना रही है, राइट, पार्लियामेंट बना रही है, स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है और उस कानून के थ्रू किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं तो वो कानून जो होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो दी हुई है ऑर्डिनरी लॉ के कंपैरिजन में। क्लियर। टर्म जो कानून जो हम लोग को देखने को होता है, तो कानून में ऑर्डिनेंस भी आएगा। ऑर्डिनेंस पता होगा आपको कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डर्स की बात करें तो जैसे कि जो डायरेक्शन जो होते हैं कोर्ट या जज के, बाय लॉज की बात करें तो कोई भी रेगुलेशन कोई लोकल अथॉरिटीज़ या कॉर्पोरेशन बनाती है बाय लॉज, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में रहोगे तो आप बाय लॉज वगैरह क्रिएट करोगे। कोई भी रूल्स ऐसे हो रहे हैं, कोई भी रेगुलेशन ऐसे हो रहे हैं, राइट, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर कोई भी कस्टम लॉ है, कस्टम लॉ मतलब कि वही कस्टम्स ट्रेडिशंस का लॉ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन कर रही है तो ऐसी चीज़ों को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी कानून, राइट, नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा। तो इसके अंदर आर्टिकल 13 में इसको डिफाइन किया हुआ है। अब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18। तो अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल है। स्टेट जो है वो किसी को भी डिनाई नहीं करेगी, किसी भी पर्सन को जो है वो कानून के सामने जो है वो नहीं करेगी, भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करेगी। स्टेट मतलब आपको समझ में आ गया, आर्टिकल 12 के थ्रू स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कोर्ट, पार्लियामेंट, सब कुछ, तो वो किसी के साथ भी जो है वो भेदभाव नहीं करेगी, कानून सभी के लिए एक बराबर है। स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के थ्रू सभी लोग इक्वली प्रोटेक्टेड हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, समझ में आया। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ओनली, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कि इसके बाहर के जो भी चीज़ हैं, राइट, जैसे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, उस आधार पर तो ऑब्वियस सी बात है कि भेदभाव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, अब इसमें मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन है। अब 12th पास वाले व्यक्ति के लिए यूपीएससी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 12th पास वाला व्यक्ति चले जाए और बोले कि भाई देखो इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा है हमारे लिए, हमारे सामने, तो ऐसा नहीं। तो स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी भी सिटीजन को, इस ग्राउंड के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, याद रखना। कोई भी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज रिस्ट्रिक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर। टू एक्सेस शॉप, यानी कि कोई भी व्यक्ति शॉप जाएगा तो उसको इस ग्राउंड्स पर उसको भगाया नहीं जा सकता, पब्लिक रेस्टोरेंट से भगाया नहीं जा सकता, होटल से, पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस से, इन ग्राउंड्स पर, दूसरे ग्राउंड पर भगाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई क्लब है, अब उस क्लब के अंदर जो है वो जैसे कि ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट या फिर ब्लैक जो कॉस्ट्यूम है, राइट, तो वो ब्लैक कलर कॉस्ट्यूम्स जो है, राइट, ब्लैक कलर के जो कपड़े जो हैं उसमें एंट्री होगी। अब कोई व्यक्ति आ जाए नॉर्मल कपड़े पहन के और फिर वो चैलेंज करेगी मैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा, तुमने मेरा उल्लंघन, मतलब मेरे राइट्स का उल्लंघन किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि सिर्फ इस आधार पर अगर किसी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट जो है वो किया जा रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तब जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। बाकी दूसरे किसी भी ग्राउंड्स पर अगर किसी को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो फिर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है। ये क्लैरिटी अच्छे से रखो। आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी, तो आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होंगे तभी आप दूसरे सिटीजन्स को जो है वो एम्पावर करोगे, सशक्त बनाओगे।
ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी कुएं से पानी निकाल रहा है, टैंक से पानी निकाल रहा है, या बाथिंग घाट है जहाँ पर लोग नहाते हैं, रोड है या पब्लिक रिजॉर्ट है, राइट, तो स्टेट फंड से जो है वो बनाया गया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता सिर्फ इस आधार पर। स्पेशल केसेस की बात करें तो स्टेट जो है, ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन ला सकती है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो लोग होते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। स्पेशल प्रोविजन वुमेन और बच्चों के लिए जो है वो स्टेट बनाती है, राइट, तो आपको ऑलरेडी पता है DPSP में भी इसका जिक्र है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे। देन आर्टिकल 16 की बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज डिस्क्रिमिनेटेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। सभी सिटीजन जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमें देखने को मिलता है कि स्टेट का ऑफिशियल है, राइट, तो उसके सामने हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल ही हम लोग को देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, राइट, किस ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि सभी व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है एम्प्लॉयमेंट पर भी। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और आप जो है वो एक योजना लेकर आ रहे हो कि 12वीं पास के जो आप तो नहीं लेके आओगे, आप तो इम्प्लीमेंट करोगे, ऑब्वियस ही बात है, बट फिर भी इम्प्लीमेंट जब आप कर रहे हो तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस ग्राउंड पर कि सभी को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी प्राइवेट प्लेस भी क्यों ना हो, राइट, तो उस जगह पर भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट हाँ, प्राइवेट प्लेस में हम लोग को ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि प्राइवेट प्लेस के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब आर्टिकल 16 की बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज डिस्क्रिमिनेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जॉब के लिए जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर। सभी के सभी सिटीजन जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी जॉब के लिए, या कोई भी मतलब कोई भी ऑफिस जो स्टेट के अंडर होता है उसमें जॉब के लिए किसी के साथ भी जो है वो भेदभाव नहीं होगा। स्पेशल केस में जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन जो है वो बना सकती है रिजर्वेशन का या प्रमोशन का बैकवर्ड क्लासेस के, राइट, और स्टेट हालांकि किसी भी प्रकार से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं करेगी, राइट, कि अपने ऑफिशियल जो हैं यानी कि सेम रिलीजन के ऑफिशियल्स को इलेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। तो ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को जिसने अबॉलिश किया, वेरी इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी, अछूत का जो प्रैक्टिस जो चलती थी तो उसको जो है वो बैन किया हुआ है आर्टिकल 17 के थ्रू, राइट, और ये पनिशेबल है। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, यानी कि किसी के साथ अछूत वाला व्यवहार जो है वो कर रहा है तो। फिर आर्टिकल 18 की बात करें, टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा, राइट, कोई भी टाइटल, जैसे पहले महाराजा, राजा, ये सब टाइटल चलता था ना, वो ये सब टाइटल हटा दिया गया है। सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी टाइटल किसी फॉरेन कंट्री से, और फॉरेन नेशनल जो हैं जो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो वो भी जो है वो किसी प्रकार का प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ें, राइट, फॉरेन स्टेट से जो है वो बिना प्रेसिडेंट की सहमति के, परमिशन के जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आप ऑफिसर हैं, आप फॉरेन विजिट पर जो है वो गए हुए हैं, राइट, और वहाँ पर जो है वो आपको किसी आपके काउंटर पार्ट ने, फॉरेन काउंटर पार्ट ने जो है वो कोई गिफ्ट दे दिया, जैसे महंगी वॉच दे दी, राइट, तो गिफ्ट जो है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक प्रकार से रिसीविंग है, तो जैसे ही वो आप वो रिसीव करोगे तो आपको पहले प्रेसिडेंट से जो है वो परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, राइट, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी प्रेजेंट जो है वो एक्सेप्ट करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता है, उनसे सहमति लेने की आवश्यकता है। बट हालांकि आपको एक लिस्ट ऑलरेडी पहले से दे दी जाती है कि आपको कोई अगर गिफ्ट दे तो किस प्रकार का गिफ्ट जो होना चाहिए जो आप एक्सेप्ट जो है वो नहीं करोगे। फॉरेन नेशनल जो है जो कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन टाइटल्स तभी जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट कंसेंट करेंगे, यानी कि अगर हम किसी फॉरेनर को कोई टाइटल जो है वो दे रहे हैं तो वो टाइटल प्रेसिडेंट की सहमति से ही जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं आर्टिकल 14 to 18 जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर?